केजरीवाल की पार्टी में बड़ी बगावत, पंजाब में बड़ा सियासी उलटफेर। राघव चड्ढा के बाद स्वाति मालीवाल बीजेपी में हुई शामिल, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत से उड़े कपिल सिब्बल के होश। पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी का बड़ा खुलासा, कहा आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की तानाशाही को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राघव चड्ढा के बाद अब स्वाति मालीवाल भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और खुद इस बात का खुलासा जो है वो स्वाति मालीवाल की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों न सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि आम आदमी पार्टी से 7 राज्यसभा सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बड़ी बगावत को लेकर के न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में एक बड़ी खलबली देखने को मिल रही है, बल्कि इस बड़े घटनाक्रम से दिल्ली से लेकर के पंजाब की सियासत में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब अधिवक्ता कपिल सिब्बल के भी होश उड़ चुके हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो राघव चड्ढा अपने साथ 3 सांसदों को लेकर के बीजेपी में शामिल हुए हैं, या यूं कहें कि वो बीजेपी में मर्ज हो गए हैं, तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी की करें तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है या फिर जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है 7 राज्यसभा सांसदों के साथ, इसको लेकर के ही जाने माने पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही उनकी तानाशाही बढ़ रही है, जिसे आम आदमी पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की ओर से बकायदा यह भी दावा किया गया है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि राघव चड्ढा के कहीं ना कहीं संपर्क में है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, कल को अगर ये खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक यदि बीजेपी में शामिल हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो बड़ी टूट हुई है, इसको लेकर के सियासी भूचाल जोरों पर है। लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की पुरानी साथी रही स्वाति मालीवाल ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया और यह कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पिटवाने का काम किया है, बल्कि स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है और वो अब बीजेपी की कार्यकर्ता है। इसी के साथ ही स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ज्वाइन कर लिया है और आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर लिया, और साथ ही क्या वजह क्या रही इस बड़े कदम के? मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इस
जिसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है, सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूं कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। ही इज अ स्ट्रांग लीडर एंड ही इज अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करें। मैम, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पहले आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, अब बीजेपी के साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उस पर सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या फिर एजेंसी से डर गए, ईडी का नाम लिया उन्होंने, सीबीआई का नाम लिया कि इस वजह से ये लोग डर के कर रहे हैं या तो ये लोग डर के कर रहे हैं या घबरा के कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके में? मुझे लगता है कि पूरा देश ये जानता है कि स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती और इस देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी जो मेरे को डरा दे। और पहली बात तो मेरे पे इस तरीके के कोई आरोप और केसेस ही नहीं है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। जहां तक ये कहा जा रहा है कि मैं कोई डर में ऐसा कर रही हूं, तो आप ये देखिए कि मेरे को तो 2 साल पहले कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पूरा देश जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसी वजह से वो दिल्ली का इलेक्शन तक हारे, क्योंकि दिल्ली के लोग मुझसे प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी महिला के साथ इस तरीके से गलत हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और ये पार्टी अब खत्म है, पूरी तरीके से टूट रही है और अंदर से टूट रही है। और इसमें कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व नहीं है किसी को तोड़ने में। ये अरविंद केजरीवाल जी उस लड़की को जो 2006 से इनके साथ काम कर रही है, झुग्गी में रही है, 7 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर रही हूं, मैं अपना घर छोड़ दिया। ऐसी लड़की को भी जब ये बुला के पीट सकते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनके साथ कौन काम करेगा।
इसके अलावा परवेश वर्मा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2.0 को लेकर के बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कल ही शिफ्ट हुए हैं और उनकी तस्वीरें जो है परवेश वर्मा ने साझा की है, इस पर भी स्वाति मालीवाल ने बड़ा रिएक्शन देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, एक तरफ ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमने कोई गद्दारी कर दी, हम तो छोड़ के भाग गए, और दूसरी तरफ खुद ही देखिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। क्या ये काम करने राजनीति में आए हैं कि हमें एक शीश महल 1 कर लिया, फिर शीश महल 2 इन्होंने चंडीगढ़ में बना दिया, अब ये शीश महल 3 यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आप राजनीति में हैं, आप आम इंसान के मुद्दे उठाने के लिए जनता ने आपको चुन के भेजा था और आपने जनता को ही लूटना शुरू कर दिया। ये जो इस तरीके के साजो सामान अपने घर में सरकारी पैसे से आ रहे हैं, ये तो आम टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहे हैं ना, ये लोगों की, गरीब इंसान की कमाई के पैसे से आ रहे हैं। तो इन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से ये शीश महल 1, 2, 3 बना रहे हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से लोग इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की करें तो उन्होंने राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में मर्ज होने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अपने आप को बीजेपी में मर्ज किया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके अलावा क्या कुछ कपिल सिब्बल का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने ये तय कर लिया कि हम भाजपा के साथ मर्ज करेंगे। अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज़्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है, ना उन लोगों को जो इसमें सहमति देंगे। अब मैं आपको मर्जर की बात बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कि एक दल से लोग दूसरी दल में जा रहे थे और फिर वहाँ पद ले रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा, पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको रद्द करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा काम करे, वो आया राम गया राम कहते थे उस समय, जो ऐसा काम करे उसकी जो नागरिकता, उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिर उसमें 2 प्रावधान रखे गए। एक तो अगर पार्टी स्प्लिट करती है, मतलब कि अगर मेरे 99 लोग हैं कोई भी पार्टी के, और उसमें 1/3 ये तय कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/3 होने चाहिए। फिर होता क्या था कि पहले 10 लोग करते थे स्प्लिट, और उनके खिलाफ अगर पिटिशन डाली जाती थी ये गलत है, तो स्पीकर फैसला नहीं करता था, क्योंकि स्पीकर तो उन्हीं का होता था जो सत्ता में है। फिर 10 लोग और स्प्लिट करते थे, फिर 20 हो जाते थे, फिर भी 33 नहीं होते, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करता था, फिर 13 और हो जाते थे, फिर स्पीकर कहता था ठीक है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारों ने सोचा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब कि उस समय इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। तो जो 1/3 का जो प्रावधान था स्प्लिट का, वो रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया 10th शेड्यूल से। अब एक और रह गया मर्जर का। अब मर्जर का क्या मतलब है आपको मालूम है? मैं कहूँ कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहूँ मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूँ, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई भी मर्ज कर देगा। तो संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे
बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें। ठीक है, तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोड बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए हैं सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा। पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं। तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन 1/3 का क्या होगा। अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते, तो फिर स्पीकर क्या करेगा, उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं। ये संविधान में लिखा है और मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2, paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party, or as the case may be of a new political party formed by such merger। मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको। ठीक है, पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी कहे कि हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं। ठीक है ना, और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए, एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection। मतलब अगर मर्ज बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे। ठीक है, या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger। तो फिर आएगी बात, एक बार पार्टी मर्ज कर गई, फिर आएगी बात कि भाई मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो आम आदमी का मेंबर था, पार्टी तो मर्ज कर गई बीजेपी में, तो मेरा क्या होगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो पार्टी का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है, मेंबर का भी सेपरेट ग्रुप होता है। अब यहाँ क्या हुआ है
के राज्यसभा में 7 मेंबर, आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी। तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते ये 10 शेड्यूल के खिलाफ। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मुकाम पे है जहां हर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। चुनी हुई सरकारें गिरा दो, ऐसी इसी तरीके से। महाराष्ट्र में क्या हुआ? यही हुआ। पार्टी कौन सी मर्ज की? शिवसेना की नहीं मर्ज की ना, फिर भी शिंदे साहब मंत्री बन गए, मान्यता दे दी उनको। क्यों मान्यता दी? प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है बताओ? राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं, चेयरमैन जो स्पीकर होते हैं असेंबली के असंवैधानिक काम करते हैं, क्योंकि वो तो राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं, जो राजनीतिक दल कहेगा वही करेंगे। वो असंवैधानिक काम करते हैं। कोर्ट फैसले नहीं करते, सालों साल फैसले नहीं होते, और फिर हमें आरोप लगता है कि हम बयान क्यों दे रहे हैं। हम सही बात करें तो आप लोग उसको चलाते नहीं हो, और जो गलत बात करते हैं आप 24 घंटे चलाते हो। यह अब मीडिया की राजनीति है। तो मीडिया में राजनीति और असंवैधानिक काम करके अपना सत्ता को मजबूत करना, लोगों को तोड़ देना, मजबूर करना, ईडी। अब इनके पीछे आपको मालूम है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आपको मालूम है किन लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी। सुना है थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे, सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम। ठीक है। अब जब बिजनेसमैन मेंबर बन जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है ना भैया। धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदलेगा। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधे करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी पहुंचेगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके बाद आप दल बदल दो और धंधा करो। यही हुआ ना राजनीतिक षड्यंत्र। मैं तो कहता हूं कि भाजपा को, इनके लोगों को, मतलब कि एक इनका म्यूजियम बनना चाहिए हिंदुस्तान के इतिहास का, 2014 का, जैसे प्राइम मिनिस्टर का बना म्यूजियम, इनको म्यूजियम चलना चाहिए कि कितने धांधलेबाजी इन्होंने की है अपने कार्यकाल में। मगर हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये जाके भाषण देते हैं, कभी विमेन रेजोल्यूशन बिल की बात करेंगे, वो भी असंवैधानिक। वहां जाके दीदी ओ दीदी ऐसी बातें करेंगे, वोट चोरी होगी, सीईसी को अपने पॉकेट में रख के जो उससे करवाना करवाएंगे। 27 लाख वोट, लोग जो नागरिक हैं वो वोट नहीं दे सकते, उसका कुछ नहीं होने वाला। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन तय नहीं होंगी। अब मैं आपको शर्त से बोल देता हूं कि चेयरमैन साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम पहले तो हम तो खैर, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, या अपने आपके लोग इस पे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करेंगे। वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की सुनवाई नहीं होगी, वो कहेंगे जी हमें जवाब देना है, उस पर महीने लग जाएंगे। इस बार अगर कोर्ट में जाएंगे, बोले वो तो चेयरमैन साहब के साथ पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं, पहले चेयरमैन साहब के कार्रवाई खत्म हो, फिर हम चेयरमैन साहब को कैसे मैंडेमस दे सकते हैं, ये तो असंवैधानिक है। तो उस पर बहस होगी, महीनों बाद बहस होगी, अगर डेट लगेगी तो
अगर डेट लगेगी तो, ठीक है। अच्छा, बहस होगी तो फिर कहेंगे कि आप ऐसा है, मैंडेमस तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम आग्रह करेंगे चेयरमैन साहब से, यार फैसला जल्दी कर दो। तो चेयरमैन साहब थोड़ा बहुत, हाँ, और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर फैसला कर भी दें तो उनके पक्ष में करेंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने गलत किया था, उन्हीं के पक्ष में करेंगे। फिर उनके पक्ष में हम पिटीशन फाइल करेंगे 226, पहले सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, कहेगा पहले 226 में जाओ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें 6 हफ्ते का जवाब चाहिए, 6 हफ्ते का जवाब चाहिए। उसके बाद कहेंगे कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हम इसको ज़रूर सुनेंगे। वो सुनवाई कभी होगी नहीं, वो महीनों भर सुनवाई नहीं होगी। अगर हो भी गई तो वो भी खिलाफ होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 4 साल बीत जाएंगे, ठीक है। और 4 साल के बाद वो कहेंगे कि हम आपको बड़ी जल्दी सुनेंगे, और फिर 5 साल बीत जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। या इस बीच पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, ये भी हो सकता है। पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, तोड़ के वहाँ भी सरकार गिरा देंगे। उसके बाद इन्हीं लोगों की दोबारा इलेक्शन करा देंगे, ये चुन के वापस आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब इसको डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको जो होने वाला है, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन भविष्यवाणी आपको दे रहा हूँ, ये ही होगा। इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी राजनीति में कि इसका सुधार नहीं है। सुधार तो यही हो सकता है कि आप लोग सही काम करो, जो स्टोरी चलानी चाहिए वो चलाओ। देखिए, हम सब का कर्तव्य है कि देश को बचाना, देश को बचाना। आप लोगों के भी बच्चे हैं, भविष्य है। ऐसा चलता रहा तो हिंदुस्तान का भविष्य खराब होगा, तो आप लोगों का भी होगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा इस देश का। तो मैं तो आग्रह करूंगा, मुझे किसी ने बोला था कि भाई, मैं कोर्ट में ही किसी को सुन रहा था कल, जज साहब कह रहे थे कि भाई आप अपनी कॉन्शियंस के आधार पे काम कीजिए। एक पुलिसमैन को बोल रहे थे। तो इस देश में है किसी की कॉन्शियंस? चंद लोगों की होगी, मुझे तो ज़्यादा दिखती नहीं है। तो आज मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने आया हूँ और यही पूछने आप लोगों से क्या होगा हमारे लोकतंत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में ये बड़ी बगावत छिड़ी है, इसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि अब कपिल सिब्बल भी इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बड़ी टूट हुई है, ये पहली दफा नहीं है जब दिग्गज नेता इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अलविदा कह रहे हों। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की काफी पुरानी साथी रही स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे वो कई सालों तक अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं और बकायदा उन्होंने कई सारी झुग्गियों में जाकर के महिलाओं के विकास का काम किया। लेकिन जब महिला आरक्षण बिल को लेकर के आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि वो रोड़ा अटकाने का काम सदन में करेगी ताकि ये बिल पास ना हो सके, उसके बाद ये अंतिम सीमा थी और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने यह डिसाइड किया कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगी। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो स्वाति मालीवाल की ओर से किया गया है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से यह बयान दिया है कि यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है, जो हवाला राघव चड्ढा की ओर से दिया जा रहा है कि वह संविधान के तहत अपने आप को मर्ज कर रहे हैं बीजेपी में, वो पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।